आज 21 दिसंबर 2025 है और साल बस ख़त्म होने वाला है। ये वो वक्त है जब हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं कि साल कैसा रहा। और जब इस साल की बड़ी घटनाओं की बात आती है तो एक ऐसा हादसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का क्रैश। ये घटना 12 जून की है। अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट थी, AI 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। हाँ। और ये टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग थे। हाँ, और उनमें से 241 की मौत हो गई। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। एक भयानक त्रासदी, और अविश्वसनीय रूप से इसमें सिर्फ एक यात्री बच पाया। इस हादसे पर आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AIB, उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट है। अच्छा। फिर कई एविएशन एक्सपर्ट्स के एनालिसिस हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी है, जो इस मामले को एक अलग ही एंगल देती है। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, ये तो एक पहेली है। क्या ये पायलट की गलती थी, कोई तकनीकी खराबी, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो AIIB की रिपोर्ट से शुरू करते हैं। रिपोर्ट हमें उस दिन के आखिरी कुछ सेकंड्स में ले जाती है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और ठीक 30 सेकंड बाद जब प्लेन करीब 180 नॉट्स की स्पीड पर था, एक बहुत ही अजीब चीज हुई। क्या हुआ? दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच थे वो रन पोजीशन से कट ऑफ पर आ गए, एक के बाद एक, सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर। और ये कोई मामूली स्विच नहीं है ना? पहले ये समझना जरूरी है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच आखिर करता क्या है। हाँ, बताइए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये इंजन को फ्यूल की सप्लाई, मतलब ईंधन की सप्लाई, पूरी तरह से काट देता है। और इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये गलती से कभी ऑपरेट ना हो। अच्छा। आपको पहले एक लॉकिंग मैकेनिज्म को ऊपर खींचना होता है और फिर स्विच को घुमाना पड़ता है। ये एक जानबूझकर किया जाने वाला एक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ लग गया और ये घूम गया। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर, उसमें जो आखिरी बातचीत रिकॉर्ड हुई, वो हैरान करने वाली है। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और जवाब आता है, मैंने नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब कॉकपिट में कोई तीसरा तो था नहीं। ये सवाल ही इस पूरी जांच के केंद्र में है। डेटा रिकॉर्डर से पता चलता है कि स्विच कट ऑफ होने के 10 सेकंड बाद पहले इंजन का स्विच और 14 सेकंड बाद दूसरे इंजन का स्विच वापस रन पर कर दिया गया था। मतलब उन्होंने कोशिश की। उन्होंने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ड्रीम लाइनर जैसा भारी विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर दोनों इंजन खो दे तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। प्लेन ने स्पीड और ऊंचाई खो दी, पायलटों ने मेडे कॉल की और बस कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो गया। और यहीं से ना मामला असल में उलझना शुरू होता है। जांच दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चल रही है। एक रास्ता इंसानी गलती की तरफ जाता है और दूसरा सीधे सीधे मशीन पर सवाल उठाता है। तो पहले इंसानी पहलू की बात करते हैं। हाँ, पहली थियोरी, सवाल ये उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर एक भयानक गलती थी। गलती वाली थियोरी में कुछ लोग मसल मेमोरी की बात करते हैं। मतलब हो सकता है पायलट लैंडिंग गियर का लीवर ऊपर करना चाह रहा हो और गलती से फ्यूल कट ऑफ स्विच घुमा दिया। हाँ, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि कॉकपिट में इन दोनों कंट्रोल्स की जगह बिल्कुल अलग है। लैंडिंग गियर का लीवर आप हर उड़ान में इस्तेमाल करते हैं, उसकी मसल मेमोरी बन जाती है। लेकिन फ्यूल कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में या इंजन बंद करते समय होता है। ये रोजमर्रा का कंट्रोल नहीं है। सही बात है। और अगर जानबूझकर करने की बात सोचें तो पायलटों की प्रोफाइल उस तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं करती। कैप्टन बहुत ही अनुभवी थे, 30 साल से ज्यादा का अनुभव। वो तो अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए रिटायर होने का सोच रहे थे। और फर्स्ट ऑफिसर की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। उनके परिवारों और दोस्तों के मुताबिक दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे। इसी वजह से भारत की जो पायलट यूनियन है, उन्होंने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है।
उनका कहना है कि हर हादसे के बाद सबसे आसान होता है पायलट पर उंगली उठा देना, क्योंकि वो अपना बचाव करने के लिए जिंदा नहीं होते हैं। बिल्कुल। यूनियन का तर्क है कि जब तक सारे सबूतों की जांच ना हो जाए, पायलट की गलती मानकर चलना न सिर्फ गलत है बल्कि असल वजह को नजरअंदाज करना भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम पायलट की गलती वाली थ्योरी को एक पल के लिए साइड में रखें, तो दूसरा रास्ता क्या है? मशीन की गड़बड़ी। और यहीं पर जांच का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हमारे स्रोतों में 2018 के एक FAA बुलेटिन का जिक्र है। FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये बुलेटिन SAIB NM 1833, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। इसमें साफ साफ बोइंग 787 जैसे विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में खराबी की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी। बिल्कुल, चेतावनी में कहा गया था कि अगर ये लॉकिंग फीचर काम ना करे तो स्विच बिना किसी इरादे के भी घूम सकता है, जिससे उड़ान के बीच में इंजन बंद हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वाइड समस्या सामने आती है। ये बुलेटिन सलाहकारी था, अनिवार्य नहीं। अच्छा, मतलब मानना जरूरी नहीं था। नहीं, अब सोचने वाली बात यह है कि जब रेगुलेटर किसी संभावित जानलेवा खामी की तरफ इशारा कर रहा हो, तो कोई एयरलाइन उसे नजरअंदाज करने का जोखिम कैसे उठा सकती है? ये हमेशा एक बिजनेस फैसला बन जाता है। इस मामले में एयर इंडिया ने इन स्विचों का निरीक्षण नहीं किया था, क्योंकि वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थे। शायद वो संभावना हकीकत बन गई। लेकिन कहानी में एक और तकनीकी पहलू है जो इससे भी ज्यादा गहरा है। FADEC। इसका पूरा नाम है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। इसे आप इंजन का दिमाग कह सकती हैं। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम है जो इंजन की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या? जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, FDR, वो स्विच के फिजिकल मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उस स्विच से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। एक मिनट, मतलब इससे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। तो FDR में ये डेटा ऐसे ही रिकॉर्ड होगा जैसे किसी ने फ्यूल कट ऑफ स्विच को हाथ से घुमाया हो, भले ही पायलटों ने उसे छुआ तक ना हो। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। हमारे स्रोतों में 2019 का एक उदाहरण है। जापान की एयरलाइन ANA का एक 787 विमान एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा था जब अचानक एक गलत सेंसर रीडिंग की वजह से FADEC ने अपने आप दोनों इंजन बंद कर दिए। ओहो। क्योंकि विमान जमीन पर था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि FADEC ऐसा कर सकता है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, तुमने कट ऑफ क्यों किया, जो इंसानी हाथ की तरफ इशारा करता है, और दूसरी तरफ FAA की चेतावनी और FADC की गड़बड़ी की संभावना है जो मशीन की गलती लगती है। मामला और उलझ गया है। और अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी देती हूँ जो इस पहेली को और भी गहरा कर देगी। ये है RAT का एक्टिव होना। RAT मतलब रैम एयर टर्बिन। ये क्या होता है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो इमरजेंसी में विमान के पेट से बाहर निकलता है। जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और उनसे चलने वाले मुख्य जनरेटर्स फेल हो जाते हैं, तो RAT हवा के दबाव से घूमकर विमान के जरूरी सिस्टम्स को चलाने के लिए थोड़ी बहुत बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है। ये एक तरह से आखिरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। तो इसमें हैरान करने वाली बात क्या है? इंजन तो बंद हुए ही थे। हैरान करने वाली बात यह है कि डेटा के मुताबिक RAT ने फ्यूल स्विच के कट ऑफ पोजीशन में जाने से पहले ही हाइड्रोलिक पावर देना शुरू कर दिया था। क्या? एक मिनट, अगर RAT फ्यूल कट ऑफ से पहले एक्टिव हुआ तो इसका मतलब तो ये है कि हम अब तक गलत सवाल पूछ रहे थे। असली समस्या शायद इंजन नहीं बल्कि पूरे विमान का पावर सिस्टम था। इंजन बंद होना उस समस्या का नतीजा था, कारण नहीं। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि फ्यूल कटने से भी पहले विमान में कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल या पावर फेलियर हो चुकी थी। और ये बात हमें एक और रहस्य की तरफ ले जाती है, ब्लैक बॉक्स। विमान में दो रिकॉर्डर होते हैं जिन्हें आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इस विमान में दो कंबाइंड रिकॉर्डर थे। एक विमान के पिछले हिस्से में लगा था जो आमतौर पर क्रैश में सबसे सुरक्षित माना जाता है, दूसरा आगे था। अजीब बात यह है कि जो रिकॉर्डर पिछले हिस्से से मिला, जो लगभग सही सलामत दिख रहा था, वो अंदर से इतना खराब हो चुका था कि उससे कोई डेटा नहीं निकाला जा सका। और जो आगे था, दूसरा रिकॉर्डर जो विमान के अगले हिस्से से मिला, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, उससे पूरे 49 घंटे का डेटा रिकवर हो गया,
ये बहुत ही असामान्य है, ऐसा होता नहीं है। और एक और चौंकाने वाली जानकारी है, जो पिछले हिस्से वाला रिकॉर्डर था उस पर जलने के निशान थे। और याद कीजिए, ये विमान उन्हीं शुरुआती ड्रीमलाइनर्स में से एक था जिन्हें 2013 में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में ग्राउंड कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। क्या ये उसी पुरानी अनसुलझी समस्या का कोई संकेत है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल आग जिसने रिकॉर्डर को नष्ट कर दिया और फिर इंजन बंद होने का कारण बनी? ये एक बहुत बड़ी संभावना है और इस थ्योरी को एक और चीज मजबूत करती है। विमान के ACARS और सैटकॉम सिस्टम ने क्रैश से पहले कोई डेटा नहीं भेजा। ये सिस्टम लगातार विमान की सेहत का डेटा जमीन पर भेजते रहते हैं। लेकिन वो चुप थे। वो दोनों सिस्टम चुप थे, जबकि पायलट VHF रेडियो पर बात कर पा रहे थे। कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम का चलना और कुछ का बंद हो जाना, ये भी एक बड़ी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है, जो शायद फ्यूल कट ऑफ से भी पहले हुई हो। बाप रे! इस पूरी तकनीकी पहेली के बीच एक और परत है, इंसानी और राजनीतिक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि जांच के दौरान भारतीय और अमेरिकी जांचकर्ताओं के बीच काफी तनाव था। हाँ, ये भी एक पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी NTSB और बोइंग की टीम भारत पहुंची तो उन्हें जांच में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि AAIB के प्रमुख ने कथित तौर पर अमेरिकी टीम से कहा, हम कोई तीसरी दुनिया का देश नहीं है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। अमेरिकी टीम को मलबे की तस्वीरें लेने से रोका गया और उनके आने से पहले कुछ हिस्सों को वहां से हटा भी दिया गया था। जब जांच करने वाली टीमों में ही भरोसा ना हो तो जांच के नतीजों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो अंत में हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या ये एक पायलट की गलती थी, या फिर एक ऐसी तकनीकी खराबी जिसके बारे में सालों पहले चेतावनी दी गई थी लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, या फिर ये एक सिलसिलेवार इलेक्ट्रिकल फेलियर की कहानी है जिसकी शुरुआत शायद बैटरी से हुई और अंत दोनों इंजनों के बंद होने से? ये हादसा पूरे एविएशन उद्योग को कुछ बहुत कड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। पहला, गैर अनिवार्य सुरक्षा सलाहों का क्या मतलब है? अगर कोई रेगुलेटर कहता है कि एक पुर्जे में संभावना है कि वो फेल हो जाए, तो क्या एयरलाइंस को उसे नजरअंदाज करने की छूट होनी चाहिए? दूसरा, हम FedEx जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकते हैं? जब मशीनें खुद फैसला लेने लगें, तो क्या हम उनके हर फैसले को सही मान सकते हैं? और तीसरा सवाल पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर मान भी लें कि ये पायलट की गलती थी, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जो पायलटों को बिना नौकरी खोने के डर के अपनी परेशानी के बारे में बात करने का मौका दे? इस हादसे के बाद कॉकपिट में वीडियो कैमरे लगाने की बहस भी फिर से छिड़ गई है। हाँ, जिसमें हमेशा की तरह निजता बनाम सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर हद से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ कंप्यूटर चला रहे हैं। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि अगर कभी एक मशीन का दिमाग जैसे FedEx और एक इंसान का दिमाग यानी पायलट एक दूसरे से असहमत हों, तो अंतिम फैसला कौन करेगा? और अगर उस फैसले के बाद हमारे पास जो डेटा बचे वो ही अधूरा और विरोधाभासी हो, तो हम सच तक कैसे पहुंचेंगे?